बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विंडोज 10 के अंदर हाइपर वी के ऊपर अपना आप लैब एनवायरनमेंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कि ये जो कोर्स अभी हम लोग कर रहे हैं MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, इसके अब आप लोगों ने लैब करनी है। इसके लिए आपको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए और आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। तो ये क्लाइंट की वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है और सर्वर की वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है, और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप या हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है या मेरा लैपटॉप है जिसमें मेरा ऑफिस का काम है, या अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर उसका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम है, तो वो भी उसका डिस्टर्ब ना हो और पैरेलल में लैब एनवायरनमेंट भी सेटअप हो जाए। तो आज इंशाल्लाह हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लाउड का एक ओवरव्यू लिया था, क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस किया था, और हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि ऑन प्रीमिसेस सर्वर और क्लाउड सर्वर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लाउड के डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड क्या क्या होता है। और देन क्लाउड के डिफरेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जो है दोबारा से, और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को विंडोज 10 के ऊपर हाइपर वी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनानी भी बताई थी। आज हम लोग दोबारा से अपना वो प्रैक्टिकल करेंगे और दोबारा से हम लोग हाइपर वी के ऊपर जो एक वर्चुअल मशीन बना के देखेंगे। और मैं आप लोगों को पैरेलल में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करवाऊंगा, रादर देन के हम लोग टाइम जाया करें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, देन उसके बाद हम सर्वर पे जाएं। मैं पैरेलल में आपको क्लाइंट साइड पे आपको विंडोज 10, विंडोज 11 ये दो चीजें करवाऊंगा, और सर्वर साइड पे जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, जो सर्वर फैमिली का है, वो विंडोज 2022। तो विंडोज सर्वर 2022 को, विंडोज सर्वर 2019 को और विंडोज सर्वर 2016 को, ये तीनों को हम लोग जो है इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इन तीनों का कंपैरिजन भी बताता रहूंगा कि विंडोज सर्वर 2016 में, 2019 में और 2022 के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हाइपर वी से। कि सबसे पहले कि आप लोगों के पास विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या आपके पर्सनल कंप्यूटर में। अब इसके ऊपर आप लोगों ने लैब एनवायरनमेंट आपने बनाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। डेस्कटॉप पे आपके कंट्रोल पैनल का आइकन है, यहाँ से आप करेंगे ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स को आप विजिबल करेंगे। देन उसके बाद आप लोग प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करने के बाद आप टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप ये हाइपर वी का जो चेक बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर देंगे। और मेक श्योर करना है आपने, जब आप इसको सिलेक्ट करें तो इसके अंदर जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, ये 4 चेक बॉक्सेस होंगे इसके अंदर फर्दर, जिसके अंदर हाइपर वी मैनेजमेंट टूल, GUI भी और पावर शेल भी है, और हाइपर वी प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हाइपरवाइजर भी है और हाइपर वी सर्विसेज भी हैं। ये चारों की 4 चीजें आपके ये सिलेक्ट हो जाए। जब आप ये सारे सिलेक्ट करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ही आप इसको ओके करोगे तो ये रिस्टार्ट करेगा कहेगा। तो हम लोगों ने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया। रिस्टार्ट होने के बाद आपने इसको फाइंड कैसे करना है, आप सिंपल यहाँ पे सर्च के अंदर लिखोगे हाइपर वी। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी टाइप करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा हाइपर वी मैनेजर। आपने इसे राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार किया और पिन टू स्टार्ट किया। जब मैंने इसको पिन टू टास्क बार किया तो ये नीचे मेरे टास्क बार पे आ गया। अभी टास्क बार पे मुझे हाइपर वी जो है विजिबल है मेरे लिए, और देखेंगे प्रोग्राम मेन्यू में भी मुझे नजर आ रहा है, ये स्टार्ट मेन्यू में भी नजर आ रहा है। तो चाहे आप स्टार्ट मेन्यू से खोल लें, चाहे आप सेट से खोल लें, चाहे आप टास्क बार से खोल लें, ये हाइपरवाइजर यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाज केसेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के लिए यह पॉसिबिलिटी है कि जब वो ये खोलें तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो। अगर आपके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि आप लोगों ने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो ये राइट साइड पे एक्शन पैन के अंदर कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है। कनेक्ट टू सर्वर करने के बाद आप लोकल कंप्यूटर करेंगे और ओके करेंगे। तो जो आपकी अपनी मशीन है, जिस मशीन पे आप लोग अभी बैठे हुए हो, जो आप लोगों का पीसी है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसका नाम यहाँ पे ये दिखाना शुरू कर देगा। तो अभी मेरे मशीन का नाम जो है डेस्कटॉप 6C04H0। तो जो भी मेरे मशीन का नाम है वो नाम मशीन का नाम यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आप एक्शन पैन इसको ओपन करोगे। एक्शन पैन में किसको कह रहा हूँ, बिल्कुल हेल्प के नीचे वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्शन पैन आपका विजिबल हो जाएगा। एक्शन पैन के अंदर आगे आपने राइट पे आपने न्यू पे क्लिक किया,
और वर्चुअल मशीन पर क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल मशीन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है विजार्ड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये विजार्ड क्या करेगा, आप लोगों को वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के अंदर आप लोगों को हेल्प करेगा। वर्चुअल मशीन होती क्या चीज़ है कि जिस तरह आप लोगों का फिजिकल कंप्यूटर होता है, बिल्कुल इस तरह का एक आप लोगों के पास वर्चुअल कंप्यूटर होता है। मतलब आप अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हाइपरवाइजर का रोल इंस्टॉल करके, हाइपरवाइजर की लेयर ऐड करके, हाइपर वी मैनेजर के जरिए से मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। R&D के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने कोई रिसर्च का काम करना है, कोई डेवलपमेंट करनी है, अपना कोई लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना है, बल्कि अब तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी सारा का सारा काम जो है वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ही हो रहा है। क्लाउड के ऊपर जितने भी हम लोगों के सर्वर्स पड़े होते हैं वो सारे के सारे वर्चुअलाइज होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बनानी है तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं अगर फिनिश पे क्लिक करूंगा तो वर्चुअल मशीन फिर भी बन जाएगी और ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ बन जाएगी। लेकिन मैं कस्टम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, खुद से मैं उसको प्रोसेसर असाइन करना चाह रहा हूँ, खुद से अपनी मर्जी से मैं उसको रैम असाइन करना चाह रहा हूँ और खुद से मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि उसके हार्ड ड्राइव का साइज क्या रखना है या ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो वर्चुअल मशीन बनानी है किस चीज के लिए बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्चुअल मशीन बनानी है विंडोज 10 के लिए, उसका मैंने नाम दिया विंडोज 10। विंडोज 10 नाम मैंने इसका मशीन का दिया। इस मशीन के कंटेंट्स को कहाँ पर स्टोर करना है, जो वर्चुअल मशीन मेरी बनेगी, एक वर्चुअल कंप्यूटर मेरा क्रिएट होगा, ये कहाँ पर स्टोर हो। बाय डिफॉल्ट ये सी प्रोग्राम डेटा के अंदर उसको स्टोर करता है। आपने ब्राउज करके यहाँ से इसका पाथ चेंज कर देना। तो हमारे पास ई ड्राइव के अंदर जो है, अगर मेरे पास, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हम लोग एक वीएम्स का फोल्डर बना लेंगे, या वीएम्स का फोल्डर बना लें, या फिर जो है आप लोग अपना जो सर्टिफिकेशन आप लोग कर रहे हो, जो भी ट्रैक आप लोग कर रहे हो, चाहे आप लोग एमसीसी कर रहे हो, चाहे आप लोग पीएनसी कर रहे हो, या आप अपना लैब एनवायरनमेंट के नाम से या लैब सेटअप के नाम से, मतलब ये आपकी अपनी मैनेजमेंट, आपने अपनी सहूलत के लिए जो है इसका कोई भी नाम आपने रखना है। हम लोग फॉर एग्जांपल वीएम्स के नाम से एक नया फोल्डर बना लेते हैं ई ड्राइव के ऊपर। तो मुझे पता होगा कि मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो सारी की सारी इसके अंदर पड़ी हुई है। वीएम्स का फोल्डर मैंने बनाया, वीएम्स का फोल्डर को मैंने ब्राउज किया, ई ड्राइव के अंदर आए और वीएम्स के फोल्डर के अंदर आए। इसके अंदर फर्दर फिर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ विंडोज 10 के नाम से। मतलब मैं डेटे को सेग्रीगेट करके रखना चाह रहा हूँ कि ताकि मुझे पता हो कि विंडोज 10 की फाइलें कहाँ पर पड़ी हैं, विंडोज 2016 सर्वर की फाइल्स कहाँ पर पड़ी हैं, विंडोज 2019 सर्वर्स की फाइल्स कहाँ पर पड़ी हैं और विंडोज 11 की फाइल्स कहाँ पर पड़ी हैं। मतलब ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है, जैसे आप लोगों को इजी लगता है, जैसे आपकी सहूलत है। मैंने अभी सिलेक्ट की इसकी लोकेशन मशीन की ई ड्राइव वीएम्स विंडोज 10, नेक्स्ट किया इसको। अब ये पूछ रहा है कि आपने जनरेशन 1 की वर्चुअल मशीन बनानी है या जनरेशन 2 की वर्चुअल मशीन बनानी है। अच्छा, जनरेशन 1 जो है ये आपके 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जबकि जनरेशन 2 के अंदर सिर्फ सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जो अगर आपके पास जो है हाइपरवाइजर का ओल्ड वर्जन है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, या विंडोज 10 के अलावा आपके पास फॉर एग्जाम्पल विंडोज 2012 R2 सर्वर आपके पास चल रहा है, या पुराना एनवायरनमेंट आपके पास लेगेसी एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपने कंपेटेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो फिर बेहतर है कि आप जनरेशन 1 की आप वर्चुअल मशीन बनाओ। जनरेशन 2 की वर्चुअल मशीन के अंदर जो है वो जो एडवांस फीचर्स हैं, लाइक यूईएफआई, यूईएफआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये जो है ना, बायोस की आप रिप्लेसमेंट कह लें या एनहांस वेरिएंट कह लें, ये लेटर ऑन इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने नए फीचर्स हैं या टेक्नोलॉजी की जितनी कह लेंगे जी लेटेस्ट अडॉप्टेशन पे अगर आप जाना चाह रहे हो तो फिर आप जनरेशन 2 पे जो है ना उसकी वर्चुअल मशीन लाएंगे। फॉर द टाइमिंग मैं फिलहाल जनरेशन 1 की ही वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। अच्छा, फिर दोनों जनरेशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जनरेशन 1 के अंदर नॉर्मली जो हम लोग हार्ड डिस्क टाइप होती है वो एमबीआर हम लोग रखते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, और जो मैक्सिमम ड्राइव का साइज होता है वो 2 टेराबाइट होता है। जबकि जनरेशन 2 के अंदर जो है आप लोग जो है जीपीटी फाइल सिस्टम आप लोग जो है सॉरी जीपीटी जो है आप अपने हार्ड ड्राइव का जो है वो टाइप वो सिलेक्ट करते हो, और जो मैक्सिमम अप टू 64 टेराबाइट तक जो है ना आप हार्ड ड्राइव उसमें क्रिएट कर सकते हो। खैर ये चीजें हम लोग जब अपने स्टोरेज के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे या कंप्यूटर मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ेंगे या डिस्क मैनेजमेंट को बाद में इंशाल्लाह डिटेल से चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने जनरेशन 1 सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है कि आपने इसको रैम कितनी असाइन करनी है।
फॉर एग्जाम्पल रैम मैंने कहा कि मेरी इस वर्चुअल मशीन को 2 GB रैम असाइन करो, यानी इसके अंदर आपने 1024 वाला फॉर्मूला याद रखना। 1024 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 1024 मेगाबाइट की मतलब 1 GB आप रैम असाइन कर रहे हो। अगर आपने 2 GB असाइन करने 1024 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 2048 मेगाबाइट बन जाएगा। अगर आपने 3 GB आपने रैम असाइन करनी है अपनी मशीन को 1024 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3072 अप्रोक्सीमेटली आपको बनता। तो आप मतलब 10 से 24 उसको जरूर देते जाओगे जितने GB की आपने रैम उसकी क्रिएट करनी है। एट द मोमेंट मैंने 2 GB रैम इसकी क्रिएट बनाई, नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा कौन से नेटवर्क से आपने कनेक्ट करना। अभी हम लोगों ने इसके अंदर कोई नया वर्चुअल स्विच ऐड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को सबको नॉट कनेक्टेड दिखा रहा होगा। लेकिन आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्विच भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जब आप हाइपरवाइजर का रोल इंस्टॉल करते हो तो खुद से ये बाय डिफॉल्ट स्विच क्रिएट कर देता है। तो मैंने डिफॉल्ट स्विच मैंने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट किया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि ये हार्ड डिस्क जो इसकी आपने वर्चुअल मशीन की आपने बनानी है, ये बेसिकली डायनामिक एक्सपेंडिंग हार्ड डिस्क होगी। कि बाय डिफॉल्ट इसका साइज ने 127 GB रखा होता है, लेकिन ये 64 टेराबाइट तक आपकी एक्सटेंड हो सकती है। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 127 GB आपकी कंज्यूम हो जाएगी या ये रिजर्व कर लेगा आपके फिजिकल हार्ड ड्राइव में से, नहीं, बल्कि ये नीड बेसिस पे होता है। जितना एक्चुअली ये ड्राइव आपकी ग्रो करती जाएगी, जितना डेटा का साइज होगा, जितना हार्ड डिस्क का साइज होगा, उतनी ही आपकी फिजिकल ड्राइव में से कंज्यूम होगी। तो ये मैं फॉर द टाइमिंग इसको 50 GB कर देता हूँ कि जो मेरी हार्ड ड्राइव हो उसका साइज हो 50 GB। लेकिन एक्चुअल 50 GB फिजिकल में से लेगा नहीं, लेगा सिर्फ उतनी ही जितने को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। 10 GB से 20 GB के दरमियान हो गई प्रोड्यूस पे, तो मैंने 50 GB रखा फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और ये आप इसके हार्ड ड्राइव कहाँ पर ये स्टोर कर रहा है, ये बता रहा है ई के अंदर वीएम्स के अंदर विंडोज 10 और विंडोज 10 के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क के नाम पे इसने एक सब फोल्डर क्रिएट किया, सब डायरेक्टरी क्रिएट की। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन है, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में इंस्टॉल करना है, या फिर इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूटेबल CD और DVD रोम, कि अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर जिस कंप्यूटर पे आप अभी बैठे हुए हो। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक और टर्मिनोलॉजी बताई थी कि जिस फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर, जिस पीसी पे, जिस लैपटॉप पे आप लोग ये हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे, उस लैपटॉप को, उस पीसी को हम लोग कहते हैं होस्ट। और इसके अंदर बनने वाली जितनी भी वर्चुअल मशीन होंगी, उन दोनों वर्चुअल मशीन को हम लोग कहेंगे गेस्ट। अभी हम इसके अंदर एक गेस्ट वीएम बना रहे हैं। ये विंडोज 10 है मेरे पास होस्ट के ऊपर भी इंस्टॉल है, और विंडोज 10 ही मैं इसके गेस्ट वर्चुअल मशीन के अंदर मैं इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बूटेबल CD या DVD रोम, कि आप अपने फिजिकल ड्राइव के अंदर जो भी आपके पास ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लगी हुई है, उसके अंदर अगर आप इंसर्ट करोगे CD और ये वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा। तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो ISO इमेज फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना ट्रायल वेरिएंट जहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैंने वो पेस्ट भी किया, उसका लिंक मैं चैट में भी दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने ये चैट के अंदर उसका लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ से आप लोग जो है सारे के सारे ट्रायल्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज सर्वर 2022 का भी, विंडोज सर्वर 2019 का भी, और डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, विंडोज सर्वर 2016 180 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रायल देता है। तो आप यहाँ से कोई भी ट्रायल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, भले वो विंडोज 2016 सर्वर हो या 2019 हो या 2022 हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका इमेज हम लोगों ने डाउनलोड किया होगा। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, और जहाँ कहीं भी मेरे लैपटॉप के अंदर ISO इमेज पड़े हुए, मैंने ई ड्राइव के ऊपर एक ISO के नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने अपने सारे के सारे ISO जो है मैंने प्लेस किए हुए हैं। तो ISO फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। विंडोज 10 के ISO को मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी वो मुझे समरी बता रहा है कि विंडोज 10 की जनरेशन 1 की वर्चुअल मशीन बनाई जा रही है, और जिसको हम लोगों ने 2 GB रैम असाइन किया, और डिफॉल्ट नेटवर्क स्विच से इसको कनेक्ट किया, और उसकी हार्ड ड्राइव जो इसकी VHDX होगी, वर्चुअल हार्ड ड्राइव की जो लोकेशन होगी वो भी बता रहा है कि ई ड्राइव के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम ISO इमेज से इंस्टॉल कर। फिनिश पे क्लिक किया। अब ये थोड़ी देर लगाएगा और ये वर्चुअल मशीन मेरी बन जाएगी। अच्छा, वर्चुअल मशीन मेरी बन चुकी है। अब मैं इसके प्रोसेसर्स की तादाद कम या ज्यादा करना चाह रहा हूँ, या मैं इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहा हूँ। सिंपल इस VM जो अभी मैंने क्रिएट की, इस पे राइट क्लिक किया और सेटिंग्स पे गया। सेटिंग पे जाके, अच्छा, ये यहाँ पे प्रोसेसर 1 दिखा रहा है, प्रोसेसर 1 की बजाय मैंने 2 कर दिया।
अच्छा, मेरी जो ये मशीन अभी फिजिकल मशीन है, चूंकि इसके मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो लिहाजा मैं वर्चुअल मशीन को भी मल्टीपल प्रोसेसर असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया कि इसको फॉर एग्जांपल 2 वर्चुअल प्रोसेसर आप असाइन कर दो। ये आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपके फिजिकल मशीन के पास कितने प्रोसेसर कोर्स हैं। ठीक है, मतलब हम इसकी कोई किसी भी किस्म की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। उसको मैंने अप्लाई किया, ओके किया। अब मैंने इस मशीन को राइट क्लिक किया और मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। ये वर्चुअल मशीन मेरी कनेक्ट हो गई है। जिस तरीके से हम अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का पावर ऑन का बटन दबाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पावर ऑन का बटन यहाँ पर बना होगा। आप इस पर क्लिक करें, या फिर जो सेंटर में ब्लैक स्क्रीन के स्टार्ट का बटन, आप इस पर क्लिक करें तो ये मशीन टर्न ऑन हो जाएगी, मतलब ये पावर ऑन हो जाएगी। मैंने इसको टर्न ऑन किया, मतलब इसके साथ हम लोगों ने आईएसओ माउंट किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने फिजिकल कंप्यूटर के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क डाली और वहां से कंप्यूटर को बूट करना शुरू किया। अब ये विंडोज 10 की जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह फिजिकल कंप्यूटर पे हम विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग विंडोज 10 जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जब आप सीडी या डीवीडी डालते हो या अपने यूएसबी से अपने कंप्यूटर को बूट करते हो, बिल्कुल उसी तरह से हमने वर्चुअल मशीन को अपने आईएसओ से बूट किया विंडोज 10 के। आईएसओ से बूट करने के बाद वो पूछ रहा है लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, टाइम जोन, फॉर्मेट वगैरह आपका क्या हो, कीबोर्ड का इनपुट लेआउट मेथड क्या हो। तो मैंने सारे के अंदर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो वैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर हम लोग जो है यूनाइटेड स्टेट को ही रहने देते हैं। तो आप इसी को ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। अब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेक करेगा कि आया कि सफिशिएंट जो है डिस्क स्पेस अवेलेबल है, और जो इसकी रैम वगैरह है वो इसके पास है या नहीं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी प्रोडक्ट की यहाँ पे आप एंटर करें। तो मैंने इसको फॉर द टाइमिंग कर दिया, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। तो लेटर ऑन हम लोग बाद में प्रोडक्ट किट जो है वो डाल सकते हैं। मतलब जब आपने विंडो को एक्टिवेट करना हो ना, तो विंडोज एक्टिवेशन के लिए ये प्रोडक्ट की जो है वो जरूरत होती है। कि इसका मतलब ये है कि विंडो की ये जो कॉपी है ये लीगल है। आप लोगों ने जो है किसी वैलिड सोर्स से आपने ये ऑब्टेन किया है, तो आप लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं। खैर हमारे केस के अंदर ये है कि हम लोग ट्रायल यूज कर रहे हैं। तो लेटर ऑन जब हम लोग एक्टिवेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी तरह की एक्टिवेशन होती है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, अभी मेरे पास ये जो मीडिया था, आईएसओ मीडिया विंडोज 10 का, ये सम सॉर्ट ऑफ ऑल इन वन है। ऑल इन वन का मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल एडिशंस हैं। अब वो पूछ रहा है कि विंडोज का कौन सा फ्लेवर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। विंडोज 10 होम करना चाह रहे हो, होम एन करना चाह रहे हो, होम सिंगल लैंग्वेज करना चाह रहे हो, एजुकेशन करना चाह रहे हो, एजुकेशन एन करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। विंडोज 10 प्रो मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। लाइसेंस एग्रीमेंट को ऑफ कोर्स आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ये आगे नहीं चलेगा। इसको आपने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, वो पूछ रहा है अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन। वो पूछ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, उसको आप लोग अपग्रेड करना चाह रहे हो। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने नई वर्चुअल मशीन नए सिरे से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैंने कस्टम पे क्लिक किया। अच्छा, ये देखें वो 50 GB की ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है जो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन में क्रिएट की थी। अब इसकी फर्दर अगर आप पार्टीशन करना चाह रहे हो तो आप सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक कर दो। अगर नहीं करना तो आपने कहा कि नहीं 50 GB की पार्टीशन रहने दो, तो मैंने उसी को अनएलोकेटेड स्पेस जो 50 GB है उसी को मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दी। अच्छा, अब ये फाइल्स को जो है वो कॉपी कर रहा है। फाइल जब 100% कॉपी होंगी देन उसके बाद जो है ना इंस्टॉलेशन के लिए रेडी करेगा, फिर उसके फीचर इंस्टॉल करेगा, अपडेट्स इंस्टॉल करेगा और फिनिश करेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो है 2 से 3 बार जो है मशीन मेरी ये रीस्टार्ट होगी, तो उसके बाद मेरी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को सबको ये चीज़ क्लियर होगी है कि विंडोज 10 के अंदर हम लोग हाइपरवाइजर का फीचर जो है वो कैसे इनेबल करते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाके, और वहाँ से आप जो है विंडोज फीचर टर्न ऑन एंड ऑफ के अंदर जाके हाइपरवाइजर का रोल आप लोग सिलेक्ट करते हो, इंस्टॉल करते हो। और देन उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई और वर्चुअल मशीन पे हम लोगों ने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। जितनी देर में विंडोज की इंस्टॉलेशन करता है हम लोग जो है अपने स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं और हम लोग जो है आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, अ, जो हम लोगों ने आज अपना डिस्कस करना। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इंस्टॉलेशन टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने विंडोज 10 आप लोगों को इंस्टॉल करने भी सिखा दी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन की कितनी किस्में हैं। बेसिकली इंस्टॉलेशन की जो है ना, अगर मैं आपको जेनेरिक अगर बताऊं, तो उसके अंदर इंस्टॉलेशन की जो है ना 3 तरह की हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं।
क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन या फिर अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब तो ये है कि आपके पास बिल्कुल नया एक हार्डवेयर है, चाहे वो वर्चुअल मशीन की सूरत में है, चाहे वो आपके पास फिजिकल कंप्यूटर है, कि आपके पास चाहे वो कोई रैक माउंटेड सर्वर है, पेडिस्टल सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पीसी है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई गैजेट है, आप बिल्कुल नए सिरे से आप उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आपने नया खरीदा है, आपने एक नया सिस्टम खरीदा, उसमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने लग रहे हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लीन इंस्टॉलेशन। अपग्रेड इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी प्रीवियस वर्जन था, उस प्रीवियस वर्जन को हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऑलरेडी मेरे पास विंडोज 10 इंस्टॉल थी, अब मैं विंडोज 10 को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ विंडोज 11 के अंदर, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल की, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जो मेरी सेटिंग्स हैं, वो सारी के सारी इसी तरह से प्रिजर्व हो, और वो सारी की सारी सेटिंग्स मेरी वैसे ही रहे, मुझे दोबारा से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो फिर मैं क्या करूँगा, विंडोज 10 के अंदर बैठ के ही विंडोज 11 का सेटअप चला दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं अपग्रेड इंस्टॉलेशन। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब ये है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन जो है ना, ये आप लोगों की तीन तरह की होती है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आप लोगों की फर्दर, इसको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं कि आपने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी है, क्या आप सिर्फ एक कंप्यूटर पे करना चाह रहे हो, या फिर आप एक कंप्यूटर के जरिए से मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर करना चाह रहे हो, एक सैंपल हार्ड डिस्क तैयार करके उसका इमेज आप कॉपी करना चाह रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास एक नेटवर्क एनवायरनमेंट आपके पास सेटअप हुआ हुआ है, जिसके अंदर जो है हब या स्विच के साथ जो आपके 25-30 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, और आप साइमल्टेनियसली 100 के 100 कंप्यूटर्स पे आप रिमोटली विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हो। जो पहला कॉन्सेप्ट है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का, उसके अंदर ये है कि हम सिंपल एक आंसर फाइल क्रिएट करते हैं। तो जो अभी आपने स्टेप्स देखे कि जब हम लोगों ने इसको बूट किया आईएसओ से, तो उसने पूछा लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, कीबोर्ड लेआउट कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, फॉर्मेट क्या रखना है, तो हम लोगों ने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट किया। देन उसके बाद उसने पूछा कि विंडो कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, सी ड्राइव पे करनी है या डी ड्राइव पे करनी है। लाइसेंस एग्रीमेंट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, सीडी की उसने पूछी, फिलहाल हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया। तो इस तरह के सवालों के जवाब जो है हम लोग पहले से एक आंसर फाइल बना के उसके अंदर सवालों के जवाब हम लोग लिख देते हैं, और जब कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं तो हम उस फाइल का पाथ बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का कहलाता है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। मिसाल के तौर पर आपको आपके टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है, अभी आप असाइनमेंट करने के लिए अपने सिस्टम पे आके बैठे हो, तो पता लगा कि आपके सिस्टम की विंडो ही करप्ट हुई हुई है। अब अगर आप विंडोज इंस्टॉल करने लगते हो तो उसके अंदर आपका खासा टाइम उसके अंदर आपका कंज्यूम होगा। मीनवाइल नमाज का टाइम हो गया, अब आप कहते हो कि यार मैं नमाज पढ़ाता हूँ, कि ऐसा तरीका हो जाए कि मैं नमाज पढ़ने जाऊँ, पीछे से विंडो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। ये पॉसिबल है कि अगर आप लोग पहले से एक अनअटेंडेड फाइल बना के रख लो, आंसर फाइल प्रिपेयर करके रख लो, और विंडो के जब इंस्टॉलेशन पे लगाओ तो उस फाइल का पाथ बता दो, विंडोज को कहो, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहो कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपने इस फाइल में से पिक करनी है। तो आप नमाज पढ़ने जाओगे, जब वापस आओगे तो खुद ब खुद विंडो इंस्टॉल हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का फ्रॉम आंसर फाइल। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर कॉलेज है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक यूनिवर्सिटी है, उसने किसी हार्डवेयर वेंडर को जो है वो ऑर्डर प्लेस किया। फॉर एग्जांपल डेल ईएमसी के पास एक किसी कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर आता है कि हमें आइडेंटिकल हार्डवेयर की हमें 500 मशीनें चाहिए, और हर मशीन के अंदर जो है विंडोज 10 इंच प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल हो, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है 2019 वो कंप्लीट सूट इंस्टॉल हुआ हो। तो अब आपकी चाहे जितनी मर्जी बड़ी शॉप हो या वेयर हाउस हो, ये पॉसिबल नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली वहां पर 500 पीसीज को या 500 डेस्कटॉप्स को या 500 लैपटॉप को आप प्लग इन करो। क्या वहां पे इतने आपके पास पावर सॉकेट्स होंगे जिसके अंदर आप लोग अपने डेस्कटॉप का भी, सीपीयू का भी आप उसके अंदर पावर प्लग लगाओ, और अपने मॉनिटर का भी लगाओ, और उसके बाद जो है फिर सारे के सारे 500 के 500 कंप्यूटर्स पे आप इकट्ठे इंस्टॉलेशन शुरू करो। अब इस तरह के केस के अंदर अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है, और सबको कहा यह गया कि आइडेंटिकल हार्डवेयर, कि सारे के सारे मशीनों के ऊपर हार्डवेयर जो स्पेसिफिकेशन है वो एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जी हमें 8 जनरेशन या 9 जनरेशन प्रोसेसर चाहिए, हर सिस्टम के अंदर 16 GB रैम चाहिए, 1 TB की हमें जो है ना SSD ड्राइव चाहिए, और विंडोज 10 हमें चाहिए। और जो है ना फॉर एग्जाम्पल को डेल का जो है ना XYZ मॉडल है, ये मॉडल हम लोगों को चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सैंपल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर को अपन इंस्टॉलेशन करोगे,
जब उसके ऊपर इंस्टॉलेशन विंडोज की हो जाएगी, विंडोज को एक्टिवेट करोगे, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, ऑफिस वगैरह सेटअप करना आप कर लोगे। देन उसके बाद जो है आप उस ड्राइव का क्लोन बनाओगे। उसके ऊपर सबसे पहले आप जो है वो सिस्प्रप का विजिट रन करोगे। सिस्प्रप का विजिट क्या करेगा, जो उस मशीन की जो यूनिक आईडीज हैं उनको ओमिट कर देगा। तो मतलब जब आपकी इंस्टॉल हुई तो उसको एक आईपी एड्रेस भी मिला, उसको एक मशीन का नाम भी मिला, वो इस तरह की जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो उस पीसी से रिलेटेड थी उन सबको रेज कर देगा। बाकी जो कॉमन फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की पैकेजेस की सॉफ्टवेयर को वो वहीं रहने देगा, ड्राइवर्स वगैरह। आप सिस्टम आपको विजिट चलाओगे, उसके बाद जो है ना आप किसी भी क्लोनिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए से आप उसका इमेज जो है ना वो क्लोन उसका आप कर लोगे। अब वो क्लोन जो है ना, आपने जो अभी इमेज उसका कैप्चर किया, उस इमेज को आप रिमेनिंग 499 डिस्क के ऊपर जो है ना आप कॉपी करवा दोगे। इस तरह से विद इन लिमिटेड टाइम जो है ना आप एक कंप्यूटर के जरिए से 500 कंप्यूटर्स के ऊपर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अच्छा, जो कंपनियां इस तरह के बल्क हार्डवेयर के अंदर डील करते हैं उनके पास हार्ड हार्ड ड्राइव की एक अरे बनी होती है कि एक अरे के अंदर साइमल्टेनियसली 50 डिस्कें लग जाती हैं या 100 डिस्कें लग जाती हैं। तो उन्होंने बताया क्लोनिंग सॉफ्टवेयर को कि इस जगह से ये इमेज उठाओ। फॉर एग्जाम्पल डिस्क 1 के अंदर जो है सोर्स इमेज है, और बाकी जितने जो है ना डिस्क 2 से लेकर डिस्क 51 तक जो है बाकी रिमेनिंग 51 डिस्कों के ऊपर इसको क्लोन कर दो। मतलब वहां से सोर्स इमेज उठाओ या बाकी डेस्टिनेशन के ऊपर कॉपी कर दो। तो विद इन मिनट्स जो है वो आप लोगों का एक हार्ड ड्राइव के जरिए से क्लोन जो है बाकी 50 डिस्कों के ऊपर वो आपकी कॉपी हो जाएगा। अब वो बाकी 50 डिस्कें आप जब लैपटॉप के अंदर आप लगाओगे या डेस्कटॉप में आप लगाओगे, जो ही मशीन ऑन करेंगे वो सिर्फ दो तीन चीजें पूछेगा, मशीन को नाम क्या देना, आईपी एड्रेस क्या देना। आप सिर्फ नाम आईपी एड्रेस दोगे और उसके बाद जो है वो विंडोज रेडी होगी। ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की दूसरी किस्म है, जिसको अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन की दूसरी किस्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्प्रेप। ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की जो तीसरी किस्म है उसको हम लोग बोलते हैं रिस रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज या डब्ल्यूडीएस, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। पुराना नाम था इसका रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस और नया नाम है इसका विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो नादरा के अंदर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो। वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे में किसी हाई ऑफिशियल का वहां पर विजिट है और उन्होंने वहां पर किसी नादरा की किसी नई प्रोडक्ट का जो है ना इनॉग्रेशन करनी है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ये हुआ कि कोई सीवियर किस्म का वायरस का अटैक हुआ और आपके 100 के 100 जितने टर्मिनल थे, जितनी आपकी जो मशीनें थी जो नेटवर्क से कनेक्टेड थी, सारी के सारी वाइप हो गई। सारी के सारे कंप्यूटर्स की विंडोज आपकी उड़ गई है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आपके पास 100 कंप्यूटर हैं, आप अपने जो है 2 4 5 7 दोस्तों का आप बुलाओगे और कहोगे कि यार मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, कल जो है वो हमारा बॉस आ रहा है और एक जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और आज मेरे कंप्यूटर की विंडो ही उड़ गई हुई है सारे के सारे सिस्टम्स की, तो मुझे हेल्प आउट करो और विंडो इंस्टॉल करनी है हमने। तो क्या करोगे, आप 100 सीडियां या डीवीडीज लोगे या 100 यूएसबी लोगे कि हर एक कंप्यूटर को यूएसबी से बूट करो या हर एक कंप्यूटर को डीवीडी से बूट करो और उसके बाद सारे कंप्यूटर्स को बारी बारी इंस्टॉलेशन चलाओ? नहीं, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हम लोग ऐसा नहीं करते। आप क्या करोगे, आप अकेले सिस्टम एडमिन हो, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100 के 100 कंप्यूटर्स को आपने रेडी करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर आप जो है वो विंडो इंस्टॉल करोगे। एक कंप्यूटर के ऊपर आप विंडो इंस्टॉल करोगे और उसके बाद, और ये विंडो कौन सी इंस्टॉल करोगे, आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। चाहे विंडोज 2016 सर्वर हो या 2019 सर्वर हो या 2022 सर्वर हो, कोई भी सर्वर एडिशन आप इंस्टॉल करोगे। उसके बाद उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करोगे, डीएनएस का रोल इंस्टॉल करोगे और फिर उसके बाद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करोगे। ये सारा काम करने के अंदर हार्डली आपको कोई 2 घंटे आपको लगेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे में आप अपना ये सारा सेटअप कर लोगे। देन उसके बाद आपके जितने 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 क्लाइंट मशीन है, उन सबको आप करोगे बूट फ्रॉम नेटवर्क। आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो एक ऑप्शन होती है बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क या बूट फ्रॉम सीडी रोम या बूट फ्रॉम यूएसबी या बूट फ्रॉम नेटवर्क। तो आप सारे के सारे कंप्यूटर्स को क्या करोगे, बूट फ्रॉम नेटवर्क। वो सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क से बूट करेंगे, साइमल्टेनियसली सर्वर से कनेक्ट करेंगे और विद इन 30 टू 40 मिनट्स वो आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स के ऊपर आपके विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। एक सोर्स के जरिए से, एक मशीन के जरिए से 100 के 100 कंप्यूटर्स पे। ये टोटल सारी एक्सरसाइज में हार्डली आपको 3 से 4 घंटे लेंगे। मतलब 2 घंटे आपने सर्वर को रेडी करने में किया और आप 1 डेढ़ घंटा सारे सेटअप के इंस्टॉलेशन और सारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के दौरान लगा लो। तो मतलब अब आपको 8 10 इंजीनियर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको मल्टीपल यूएसबीज भी नहीं लेनी पड़ी, आपको साइमल्टेनियसली जो है
मल्टीपल डीवीडीज की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक सर्वर के जरिए से 100 कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉलेशन कर ली। ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज या विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। तो हम लोगों ने 3 तरह की इंस्टॉलेशन डिस्कस की है, क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। आज जो हम लोग करके देख रहे हैं वो हम लोग क्लीन इंस्टॉलेशन हम लोग करके देख रहे हैं। जी यहाँ तक क्लियर? अच्छा, जब क्लीन इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं तो क्लीन इंस्टॉलेशन के अंदर जो है वो ये पूछता है कि आपने क्लीन इंस्टॉलेशन आपने कहाँ पर करनी है। इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन अ न्यू पार्टीशन या रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ पार्टीशन, कि ऑलरेडी वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। अच्छा, अपग्रेड के अंदर क्या होता है, रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ विंडोज विद विंडोज 10, के मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है विंडोज 10 की कोई पुरानी बिल्ड थी, उसके ऊपर आपने विंडोज 10 का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ओवरराइट करवा दिया, नई बिल्ड। या फिर विंडोज 10 ऑलरेडी थी, अब आपने उसको अपग्रेड कर दिया विंडोज 11 से, तो जो नई फंक्शनैलिटी होंगे वो ओवरराइट कर देंगे, आपको एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह दोबारा इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और कैटेगरी को भी डिस्कस कर रहा, माइग्रेशन। माइग्रेशन भी जो है ना होती क्लीन इंस्टॉलेशन ही है। अब सिनेरियो आपका ये है कि आप ये चाह रहे हो कि आपने करनी तो क्लीन इंस्टॉलेशन है, लेकिन जो यूजर का डेटा है या आपका अपना डेटा पड़ा होगा, वो डेटा आपका जो है ना वाइप ना हो, वो डेटा जो है ना आपने प्रिजर्व करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग डेटा का हम लोग बैकअप ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लीन इंस्टॉलेशन करते हैं और देन उसके बाद हम लोग बैकअप को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों का माइग्रेशन का, मूव फाइल्स एंड सेटिंग्स फ्रॉम एन ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज 10। कि आपका कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडोज 8 है, विंडोज 8 से विंडोज 10 पे आपने मूव करना है, माइग्रेट करना है डेटा को, या विंडोज 10 से विंडोज 11 पे करना है, कि जितने यूजर का डेटा है, जो एप्लीकेशन है, आप ये चाह रहे हो क्लीन इंस्टॉलेशन, लेकिन यूजर का डेटा, यूजर की सेटिंग, यूजर की फाइल जो है वहां से आपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का कहलाता है माइग्रेशन का। ठीक है, ये माइग्रेशन जो है ना साइड बाय साइड होती है, मतलब वाइप होती है, वाइप एंड लोड का कॉन्सेप्ट भी है, साइड बाय साइड ये वाइप एंड लोड भी इसको कहते हैं। कि आप अपनी सी ड्राइव को बिल्कुल फॉर्मेट कर दोगे, क्लीन कर दोगे, डेटा का ऑलरेडी आपने बैकअप लिया होगा और उसके बाद आप उसको उधर से नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आप शिफ्ट कर दोगे। अच्छा, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अपग्रेड के अंदर और माइग्रेट के अंदर फर्क क्या है। अपग्रेड जो है डज नॉट रिक्वायर द री इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अपग्रेड करते हैं ना, एप्लीकेशन दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे विंडोज 10 को अपग्रेड कर रहे हैं विंडोज 11 के अंदर, तो आपने विंडोज 10 पे ऑलरेडी ऑफिस 2019 इंस्टॉल किया हुआ था, अब दोबारा से विंडोज 11 में 2019 ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा, अपग्रेड का। डज नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टोरेज स्पेस, कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एडिशनल स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं है। बस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नई फाइल है उन्होंने जितना स्पेस लेनी है, बस वो थोड़ी सी स्पेस आपको चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर रिप्लेस, डज नॉट रिक्वायर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर आपको हार्डवेयर भी चेंज नहीं करना पड़ता। कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेल एक्सपीएस आपके पास लैपटॉप है, या आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल लिनोवो का थिंक पैड आप लोगों के पास जनरेशन 10 का, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास T48 480 आपके पास मशीन है, कोई भी मशीन है, या आपके पास Asus का कोई जो है Zen बुक है आपके पास, या कोई भी लैपटॉप है। आप ये चाह रहे हो कि बस विंडोज का नया वेरिएंट आया, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से और उसको ओवरराइट करवा दें। जो अपग्रेड का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ओवरराइट का कॉन्सेप्ट है, इज द रिकमेंडेड सोल्यूशन इन होम और स्मॉल ऑफिस सिनेरियो। और अपग्रेड हमेशा जो है ना रिकमेंडेड सोल्यूशन होता है कि आपने अपने घर के पीसी को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को अगर आप लोगों ने नए लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस करना है, या आपके पास स्मॉल ऑफिस का सिनेरियो, वहां पे हम लोग अपग्रेड करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या, माइग्रेट किसको कहते हैं, रिक्वायर अ री इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन। कि माइग्रेट जब भी करोगे बेसिकली वो क्लीन इंस्टॉलेशन होती है, उसमें एप्लीकेशन डेफिनेटली आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। भले आपने जो है वो यूजर के डेटा को प्रिजर्व कर लिया, जो यूजर के डॉक्यूमेंट थे, जो पिक्चर्स थी, जो मूवीज थी, जो डाउनलोड्स थे, वो आपने जो है फेवरेट्स की जो वेबसाइट्स वगैरह थी वो आपने उसका बैकअप तो ले लिया था। लेकिन अब नई विंडो इंस्टॉल की है आपने, फ्रेश विंडो इंस्टॉल की, विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, अब उसके बाद जो है आप दोबारा से सारी के सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और फिर उसके बाद बैकअप को रिस्टोर करोगे। ठीक है, टिपिकली रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस। माइग्रेट के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि आपने पहले डेटा का बैकअप लेना, फिर आप वाइप करोगे, क्लीन इंस्टॉलेशन करोगे और फिर बैकअप को रिस्टोर करोगे। एज कम्पेयर टू अपडेट, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट डबल स्पेस की आपको जरूरत होती है। टिपिकली रिक्वायर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। माइग्रेट हम लोग कब करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास आईबीएम के जो है पुराने जो है रैक सर्वर लगे हुए थे, अभी आईबीएम ने जो है नई सीरीज अपनी लॉन्च कर दी, आपके जो है पुराने सर्वर्स की वारंटी खत्म हो गई हुई है। पहले सर्वर्स के ऊपर आप लोगों के पास थे
विंडोज 2016 सर्वर इंस्टॉल था। अब मैनेजमेंट ने कहा आपको कि जी आप लोगों ने विंडोज 2019 सर्वर इंस्टॉल करना है, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर और डाउनलोड में जो डेटा था वो आपने सारे का सारा रिस्टोर करना। तो आप क्या करोगे, अब हार्डवेयर भी आपका चेंज हुआ। आईबीएम के पुराने सर्वर आप आईबीएम के नए सर्वर से, फॉर एग्जांपल आईबीएम के रैक माउंटेड सर्वर थे, अब आईबीएम के ब्लेड चेसिस है आपके पास। पुराने हार्डवेयर से नए हार्डवेयर पे शिफ्ट कर रहे हो, नए सिरे से विंडो इंस्टॉल करोगे, नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद बैकअप के जरिए से यूजर की सेटिंग और डेटा रिस्टोर कर दोगे। इज द रिकमेंडेड सोल्यूशन टू अचीव अ स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट इन अ लार्ज एंटरप्राइज सिनेरियो। अमूमी तौर पे माइग्रेशन का जो सिनेरियो होता है किसी भी बड़ी एंटरप्राइज के अंदर जो है वो एक रिकमेंडेड सिनेरियो होता है, क्यों, चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो आई होप कि अपग्रेड का और माइग्रेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। जी, अपग्रेड और माइग्रेट आप लोगों का क्लियर है? जी जी। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने वीएम की तरफ। आई होप कि उसने इंस्टॉलेशन कर ली होगी। अच्छा, वो रीबूट होके आ गया था। रीबूट होने के बाद जो है वो लेट्स स्टार्ट विद द रीजन। वो पूछ रहा है आपका रीजन कौन सा है, तो यहाँ से आप अपना जो भी आपका कंट्री रीजन आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं इस वक्त जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हूँ, तो यहाँ से मैं अपना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया और विद इन अ फ्यू मोमेंट्स जो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनलाइज होगा। वो पूछ रहा है कीबोर्ड की लेआउट, मैंने कहा यूएस इंग्लिश ही रहने दो। अच्छा, वो पूछ रहा है वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, आपने एडिशनल कीबोर्ड को इंस्टॉल करना है? मैंने कहा नहीं। आप अगर रैबी के उर्दू इंस्टॉल करना चाहो तो साथ में रैबी के उर्दू कीबोर्ड आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये उसको जो है कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को फाइनलाइज कर रहे हैं और विद इन फ्यू मिनट्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, दोबारा से हम लोगों ने हाइपर वी का फीचर इंस्टॉल करके एक नई हम लोगों ने मशीन बनाई, किसकी, विंडोज 10 की। और देन उसके बाद जो है उसके ऊपर हम लोगों ने विंडोज 10 की क्लीन इंस्टॉलेशन की है। और जब इंस्टॉलेशन हो रही थी तो मीनवाइल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के इंस्टॉलेशन को डिस्कस किया कि क्लीन इंस्टॉलेशन क्या होती है, अपग्रेड इंस्टॉलेशन क्या होती है, अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन क्या होती है, अपग्रेड के अंदर और माइग्रेशन के अंदर जो है फर्क क्या है। आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने तवज्जो से नहीं देखा था उनके लिए ये है कि मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपने जो पर्सनल यूज के लिए इसको आपने रखना है इस सिस्टम को, या आपने जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने इसको यूज करना है। इसके अंदर फर्क क्या है कि अगर आप इसको ऑफिस के लिए या घर के लिए यूज कर रहे हो, खैर ये बाद में भी ये काम जो है वो किए जा सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अगर इसको मैंने पर्सनल यूज के लिए रखा है तो लेटर ऑन इसको मैं अपनी कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको डोमेन में ज्वाइन करा सकता हूँ। तो जब हम लोग वो चीजें डिस्कस करेंगे तो वो पूछ रहे हैं लेट्स ऐड एन अकाउंट, कि यहाँ पे आप जो है ना अपना कोई अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं, साइन विद सिक्योरिटी की कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इसको कहा कि क्रिएट अकाउंट। वो पूछ रहा है कि नाम इसका बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नाम, यूज अ फोन नंबर इंस्टेड। वो कह रहा है कि एंटर योर ईमेल एड्रेस, गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। मैंने इसको फॉर एग्जांपल दे दिया अपना umair79 pk @hotmail.com। अच्छा, उसने खुद ही डिटरमिन कर लिया। गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, फोन नंबर बल्कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे। If you recently got this phone number and does not have an account with the continue sign up, कह रहा है ये अकाउंट भी ऑलरेडी है।
मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया. We haven't seen the password too many times before. Choose a. अच्छा वो कह रहा है कि आप कोई मुश्किल पासवर्ड रखो इसका ना, जिसको इजीली गेस ना किया जा सके. अच्छा, एंटर योर कंट्री, रीजन एंड द बर्थ. बर्थ जी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपना जुलाई. और यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ दोगे. खैर ये सारी चीजों को स्किप करके आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, बाद में भी ये चीजें दी जा सकती हैं. तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसके बगैर आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं होगी, आप जो यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा चूंकि नेट चल रहा था, अगर ये नेट ना चल रहा होता इसके ऊपर तो इसने ये चीजें हमारे से मांगनी ही नहीं थी. मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जुलाई 24. इसको ओके किया और नेक्स्ट किया. ठीक है जी, ये फाइनलाइज करेगा और ये हमारी जो है विंडो ये सेटअप होगी भी है. ये हमारा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया. तो पूछा को पिन आपने क्रिएट करना कि जब आप मशीन पे लॉगिन होते हो, रादर देन कि आप लंबा चौड़ा पासवर्ड रखो, आप जो है को 4 डिजिट का जो है इसके अंदर वो पिन आप इसमें सेट कर सकते हो. मैंने एक छोटा सा पिन इसके ऊपर सेट कर लिया, 1 2 3 4 4 3 2 1. ये कुछ भी आप रख लें इसके अंदर पिन, लेकिन ये आपको याद रहे. प्राइवेसी सेटिंग वगैरह का बता रहा है, आपको ऑफ कोर्स इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये चीजें आपने एक्सेप्ट की हैं. वो पूछ रहा है कि कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, select all the ways you plan to use this device to get personalized tips, ads and recommendation during device setup and your welcome experience. आपने इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है. मैंने कहा नहीं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कहा स्किप कर दिया इसको. बाद में भी ये सारा कुछ किया जा सकता है. यूज योर एंड्रॉइड फोन फ्रॉम योर पीसी, रिमाइंड मी लेटर कर दिया, या इसको मैंने नो थैंक्स कर दिया. अच्छा, जो सारा कुछ मुझे करना पड़ रहा है ना, इसके बजाय अगर मैं एक अनअटेंडेड फाइल बना के रख लूं और इंस्टॉलेशन के दौरान मैं उस फाइल का पाथ बता दूं, तो जितनी चीजें इसने मेरे से डिमांड की हैं ये कुछ भी नहीं पूछेगा. बैकअप योर फाइल विद द वन ड्राइव, अगर आपने वन ड्राइव के ऊपर आपने कुछ स्टोर किया हुआ है तो वो वहां से यहाँ लेके आना. ओनली सेव द फाइल दिस पीसी. मैंने कहा कि सिर्फ इस के ये साथ में आपको वन ड्राइव भी सेटअप करेगा और वन ड्राइव से आप जो है ना इसका बैकअप वन ड्राइव पे ले सकते हो, वन ड्राइव से फाइल यहाँ पे लेके आ सकते हो. मैंने फिलहाल इसको लोकल स्टोर कर दिया हुआ, तो वो गेम्स वगैरह को पूछा, मैंने तो नो थैंक्स कर दिया हुआ. ठीक है, ये आप लोगों की विंडोज जो है वो इंस्टॉल होगी भी है. अच्छा, ये तो हम लोगों ने अभी विंडोज इंस्टॉल करके देखी, कौन से विंडोज 10 हम लोगों ने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया. आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना दो तरह का होता है कि आपने क्लाइंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है या आपने इसको सर्वर बनाना है, जिसके तरीके से आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. तो हम लोगों ने एक विंडोज 10 की जो है वो क्लाइंट मशीन बनाई. मीनवाइल जो है हम लोग एक सर्वर मशीन भी बना के देख लेते हैं. न्यू वर्चुअल मशीन. अगेन मैं बता रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन आपने कैसे बनानी है. जिन लोगों ने नहीं देखा, नहीं तो जो कि दोबारा से देख लें. आप इस पर राइट क्लिक करोगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया या टास्क पैन के अंदर आ गया, न्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया. मशीन को क्या नाम देना, फॉर एग्जांपल किस मकसद के लिए बना रहे हैं, अपनी ईज के लिए मैंने इसका नाम रखा विंडोज सर्वर 2022. कि मैं विंडोज सर्वर 2022 की मशीन बनाना चाह रहा हूँ. कहाँ पे स्टोर करना, ब्राउज पे क्लिक किया और मैंने पाथ बता दिया कि जी वी ड्राइव के अंदर जो फॉर एग्जांपल मेरे पास वीएम्स का फोल्डर है, वी ड्राइव वीएम्स. वीएम्स वीएम्स के अंदर आ गया, मैंने न्यू फोल्डर बना लिया और उसको मैंने कर दिया
विंडोज सर्वर 2022, ये विंडोज सर्वर 2022 की मशीन। इस जगह पे इसकी फाइलिंग को स्टोर करो, इसकी PHD को यहाँ पर रखना। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन 1 की वर्चुअल मशीन बनाई, 2 GB इसको मैंने यहाँ से रैम असाइन किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, डिफॉल्ट स्विच से मैंने इसको नेटवर्क स्विच से कनेक्ट किया, 127 GB की हार्ड ड्राइव रहने दी, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेज फाइल ISO फाइल जहाँ कहीं भी पड़ी हुई है, तो मेरे पास जो ISO फाइल जो है E ड्राइव के अंदर मैंने अपने सारे के सारे जो इंस्टॉलेशन का मीडिया ISO फाइल्स के अंदर, ये विंडोज सर्वर 2022 का ISO इमेज पड़ा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया, और ये मैंने विंडोज सर्वर 2022 की एक वर्चुअल मशीन बना ली। अब सेटिंग्स के अंदर आके मैं इसके फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेसर कोर इसकी बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको एक प्रोसेसर की बजाय इसको मैं 4 प्रोसेसर करना चाह रहा हूँ, 4 प्रोसेसर मैंने इसको असाइन किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी विंडोज सर्वर 2022 के इमेज से या ISO इमेज से बूट करेगा, और जिस तरीके से हम लोगों ने विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग विंडोज 2022 सर्वर की हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने जो है वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं ये मैंने आप लोगों को दोबारा से बताया, और विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन देखें। चलो इसकी भी देख लें आप, इसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट, टाइम करेंसी फॉर्मेट US, कीबोर्ड लेआउट मेथड US, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है जैसे विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन किया, वैसे ही जो है विंडोज सर्वर 2016 की या विंडोज सर्वर 2019 की या विंडोज सर्वर 2022 की इंस्टॉलेशन होती है। देखो माइनस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है लास्ट उसके ऊपर। अच्छा, विंडोज सर्वर 2022 के जो है ना बेसिकली 3 फ्लेवर है आपके। एक इसका जो है ना एवेल्युएशन एडिशन है, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एवेल्युएशन एडिशन जो है ना, एक है विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, एक है विदाउट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जो खाली एवेल्युएशन एडिशन है ना 2022 का, ये जो है ना कमांड लाइन इंटरफेस होगा, मतलब ब्लैक स्क्रीन होगी। जिस तरीके से लिनक्स और एनवायरनमेंट होता है, यूनिक्स एनवायरनमेंट होता है ना, और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब है जिस तरह विंडोज 10 के अंदर जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो है। अच्छा, यहाँ पे जो जो इमेज हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ना, ये इमेज बेसिकली इसके अंदर 2 तरह के फ्लेवर हैं। एक स्टैंडर्ड एडिशन है और दूसरा इसके अंदर डेटा सेंटर है। स्टैंडर्ड एडिशन होता है स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए, और डेटा एडिशन होता है, डेटा सेंटर एडिशन होता है लार्ज एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए। अगर तो मिसाल के तौर पे मैं अपने सर्वर के ऊपर जो है इसको सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूँ, या DNS बनाना चाह रहा हूँ, DHCP बनाना चाह रहा हूँ, फाइल सर्वर बनाना चाह रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड एडिशन हमारे लिए ना। लेकिन अगर मैंने कोई फेल ओवर क्लस्टरिंग करनी है, एक्सचेंज सर्वर का रोल इंस्टॉल करना है, या कोई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, कोई हैप्पी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, या इसको मैं एज ए विजुअलाइजेशन होस्ट में कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने बल्क क्वांटिटी के अंदर मैंने VMs इस पर स्टोर करनी है, तो फिर मैं इसका डेटा सेंटर एडिशन में सेलेक्ट करूंगा। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि विंडोज सर्वर 2022 के जो स्टैंडर्ड एडिशन है, उसकी कॉस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो तब डेटा सेंटर एडिशन की कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर $1000 का अगर आपका स्टैंडर्ड एडिशन है, तो डेटा सेंटर एडिशन आपका $7000 का होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर भी हम लोग 14 VMs बना सकते हैं कि अगर मैंने उसको अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, अपने फिजिकल हार्डवेयर पे, लैपटॉप पे, या मैंने पेडिस्टल सर्वर पे, या रैक माउंटेड सर्वर पे, या ब्लेड चीज पे कहीं पे इंस्टॉल किया सर्वर को, तो इसके अंदर मैं 14 VMs बना सकता हूँ मैं स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर भी। तो 14 VMs बहुत है। लेकिन अगर आपने जो कोई VMs का क्लस्टर बनाना है, आप जो है कोई ISP के तौर पे एक्ट कर रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक्ट कर रहे हो, या आपने कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो फिर आप डेटा सेंटर एडिशन पे जाओगे। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इसका फिलहाल सिलेक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन का पता लग गया कि कॉस्ट का स्टैंडर्ड वाले सारी के सारी फंक्शनलिटी एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन के अंदर होगी। अच्छा, पहले जब विंडोज सर्वर के जो पुराने वेरिएंट थे ना, 2008 था, 2008 R2 था सर्वर, या 2012 फैमिली थी, उसके अंदर स्टैंडर्ड के बाद एंटरप्राइज होता था, एंटरप्राइज के बाद डेटा सेंटर होता था। लेकिन विंडोज 2016 से ऑनवर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरप्राइज एडिशन ओमिट कर दिया। अब पहला जो छोटा एडिशन होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, और स्टैंडर्ड के बाद वाला जो होता है उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। तो विंडोज सर्वर 2016 में, 2019 में, 2022 के अंदर या स्टैंडर्ड एडिशन है, या फिर आप लोगों का डेटा सेंटर एडिशन है, दरमियान में एंटरप्राइज एडिशन कोई नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि 2016, 2019, 2022 के अंदर जो है ये सिंपल स्टैंडर्ड एडिशन होता है, या सिंपल डेटा सेंटर एडिशन होता है, या फिर स्टैंडर्ड एडिशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, या डेटा सेंटर एडिशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जो सिंपल होगा उसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस होगा, और जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर जिस तरह विंडोज 10 का या विंडोज 11 का इंटरफेस होता है ना, क्लाइंट इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उस तरह का इंटरफेस होगा।
तो मैंने इसको स्टैंडर्ड एडिशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ किया, नेक्स्ट किया। लाइसेंस एग्रीमेंट ऑफ कोर्स मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट किया। कस्टम क्लीन किया, 127 जीबी की एक ही पार्टीशन। अगर आपने मल्टीपल पार्टीशन बनानी है तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा और आपने जितनी पार्टीशन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके सी और डी दो रखना चाह रहा हूँ, तो सी मैंने कितनी जीबी की बनानी है, डी मैंने कितनी जीबी की बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं 40 जीबी की इसकी सी ड्राइव बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 4096 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इतने की बना देगा। लेकिन अगर आपने इतने की नहीं बनानी है, सपोज मैं इसके 8 जीबी की बनाना चाह रहा हूँ, तो 1024 का मल्टीप्लाई करें 8 से। और अगर आपने 80 जीबी की बनानी है, 1024 को मल्टीप्लाई करें आप 80 के साथ। ये यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1024 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये कितना बना, 81920। तो यहाँ मैंने लिख दिया 81920। तो अप्रोक्सीमेटली 80 जीबी की मैंने कहा कि जी इसकी पार्टीशन बना दो, ठीक है। 80 जीबी की एक पार्टीशन बना के, ठीक है। अच्छा, मैंने 80 जीबी की बनाई, उसने 100 MB इसमें से रिजर्व कर लिया। ये बेसिकली सिस्टम पार्टीशन के लिए होते हैं, जिसको फिर इसकी बूट फाइलें रखता है। तो लेटर ऑन इंशाल्लाह जब हम लोग इसका जो है वो बूट मैनेजर वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बूट फाइलें जो है वो इसकी कितनी तरह की होती हैं। तो फिलहाल मैंने उसको ये सी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये फाइलें कॉपी करेगा, गेट रेडी करेगा, फीचर इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा और फिनिश करेगा। जैसे हम लोगों के विंडोज 10 इंस्टॉल हुई, बिल्कुल वैसे ही ये विंडोज सर्वर 2022 के हम लोग इंस्टॉलेशन हो गए। तो आज हम लोगों ने एक क्लाइंट की मशीन बनाई है और एक हम लोगों ने सर्वर की मशीन बनाई है। लेटर ऑन फिर हम लोग जो है इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर ग्रेजुअली मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्लाइंट को सर्वर के आपस में कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। जी यहाँ पे क्लियर है? विंडोज 10 की आपको मैंने एक मशीन बना के दिखाई, विंडोज सर्वर 2022 की एक मशीन बना के दिखाई, और ऑलरेडी मैंने एक विंडोज 11 की बनाई हुई थी। तो एक कल इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इसको 11 को भी थोड़ा सा हम टच करेंगे, डिस्कस करेंगे कि 10 और 11 के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। तो उस वक्त तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।